in something? Yes, yes, Riza, want to speak something? You can switch on your videos. Just a second, hold. Yeah. So, we have revised. Yeah. In the last class, we have revised on the previous topics, Riza, and we have started with a new one as well. So I will just share my screen and we will start the class then. Just give me 2 minutes. Yeah, I'm just doing it. So Asta, do you want me to revise it for Riza again, or you just want to move forward? Is there anything which is not clear to you from the previous class, which you want me to revise once again? Clear, but you may revise it forward. Okay. Okay, we will revise it. Yes. Yeah. So we are here. हम स्क्रीन शेयर कर लूं. Is my screen visible to you? You both of you can give me a thumbs up. And it's loading. Okay. Yes, ma'am, now it's visible. So we have done the resistance, the resistivity. We have started with series and parallel combination, Astha. Yes, ma'am. Okay. Then we have done the Joule's law of heating, right? Yes, ma'am. We have to start with the examples from electric bulb, है ना? So Yes, पहले ma'am. मैं एक बार ऊपर का रिवाइज करा देती हूँ because it is very 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 important. And आस्था, आपने मुझे ना तो अपने आंसर्स भेजे. Ma'am, I've sent you on mail. Okay, okay, you have mailed me. Yes, ma'am. Okay, let's do one thing. Just after this thing, जितनी देर में रिजा करेंगे उतनी देर में हम आपका चेक कर लेंगे, ठीक है? Okay, ma'am. I haven't checked my mail yet. Yeah. So जब हम रेजिस्टिविटी की बात कर रहे थे तो हमने नेचर ऑफ मटेरियल की बात कर ली थी कि किस तरीके से नेचर होना चाहिए, रेजिस्टिविटी किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, ठीक है? फिर हमने उसका प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट निकालने की कोशिश करी थी, ठीक है? रो के बारे में हमने डिस्कस किया था, मम्मी, ठीक है? उसकी एसआई यूनिट हमने पता लगाई थी. तो बेसिकली हमने रेजिस्टिविटी को किस तरीके से डिफाइन किया कि रेजिस्टिविटी वो रेजिस्टेंस है जो कि कोई भी कंडक्टर जो है वो उसको ऑफर कर रहा है, राइट? और उसको मदद कर रहा है फ्लो ऑफ करंट को रोकने के अंदर. अब ये बात हमने बोली कि भाई रेजिस्टिविटी जो है, यानी कि जो रेजिस्टेंस है कंडक्टर का, वो डिपेंड कर रहा है नेचर ऑफ मटेरियल पे कि किस तरीके का कंडक्टर हमारे पास है. तो हमने, हमारे पास उसकी एक रेंज है जो कि फिक्स्ड है कि अगर किसी सब्सटेंस की रेजिस्टिविटी जो है वो 10 रेज़ टू द पावर -8 ओम मीटर और 10 रेज़ टू द पावर -6 ओम मीटर के बीच में लाई करेगी, यानी कि इस रेंज के बीच में लाई करेगी, तो वो हमारे बहुत अच्छे कंडक्टर्स होंगे. और जिनकी रेजिस्टिविटी हमारी 10 रेज़ टू द पावर 12 और 10 रेज़ टू द पावर -8 ओम मीटर के बीच में लाई करेंगे, उनकी रेजिस्टिविटी सबसे ज्यादा जो है वो जो हमारे कंडक्टर्स हैं वो हमारे कंडक्टर्स नहीं रहेंगे, वो हमारे इंसुलेटर्स हो जाएंगे, वो बैड कंडक्टर्स होंगे इलेक्ट्रिसिटी के. तो उसके लिए हमने पहला एग्जांपल गुड कंडक्टर का देखा, सिल्वर का. अब सिल्वर की जो रेजिस्टिविटी है वो है 1.60 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर 8 -8 ओम मीटर. तो 10 रेज़ टू द पावर -8 है. ओके, 10 रेज़ टू द पावर -8 हमारा गुड रेजिस्टिविटी मानी जा रही है, यानी कि हमारा गुड कंडक्टर है, ठीक है? कॉपर की 1.62 समथिंग है, वो भी 10 रेज़ टू द पावर -8 के बीच में, तो उसी रेंज में लाई कर रहा है.
राइट। लेकिन जो हमारे रबर हो गया, ग्लास हो गया, ये हमारे बहुत अच्छे इंसुलेटर्स हैं। कीप दिस थिंग माइंड, वेरी गुड इंसुलेटर्स हैं ये, ठीक है। और ये जो है हमारे इस रेंज के अंदर वेरी गुड कंडक्टर्स हैं। सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड, राइट। फिर रेजिस्टिविटी मटेरियल की क्या रहेगी, क्या नहीं रहेगी, वो डिफर कर जाता है विद द चेंज इन द टेम्परेचर। यानी कि अगर आप टेम्परेचर में चेंज करोगे तो आपका रेजिस्टिविटी में चेंज आ जाएगा, राइट। फिर हमने कॉम्बिनेशन पढ़े थे रेजिस्टर्स के, कि किस किस तरीके से हम रेजिस्टर्स को लगा सकते हैं। तो हमारे पास दो टाइप्स हैं, ठीक है। एक तो है नंबर 1 सीरीज, और दूसरा है पैरेलल। जैसे कि मूवीज वगैरह भी आती हैं, सीरीज में क्या होता है, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक कंटिन्यूएशन में होता है ना। तो यहाँ पर भी सेम यही चीज है। जो हमारे रेजिस्टर्स, ये देख रहे हो आर 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 लिखा हुआ है, तो ये सारे हमारे किस में कनेक्टेड है, सीरीज में। यानी कि ये वाला इससे जुड़ा हुआ है, ये वाला इससे जुड़ा हुआ है, क्लियर। तो ये हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन है। रिजा, कैन यू स्विच ऑन योर वीडियो, एटलीस्ट आई एम एबल टू रीड योर फेस whether you are getting things or not. Riza, are you there? Yeah. And Riza, is if there is anything which is not clear to you, you are free to write it in the chat box. I will see it. Okay? आप chat box में लिख देना। तो सीरीज में क्या है, अपना आपस में कनेक्टेड है। अब इसके अंदर क्या हो रहा है कि हमारे एंड टू एंड ज्वाइनिंग, यानी कि यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ पर इसका दूसरा, इसका एंड था, उसकी स्टार्टिंग थी, इसका एंड था, उसकी स्टार्टिंग थी, यानी कि एंड और स्टार्टिंग पॉइंट सबके मिक्सड अप हुए हुए हैं। तो इसमें जो रेजिस्टेंस हमारा बनकर आता है, वो रेजिस्टेंस हमारा इन जितने भी रेजिस्टर्स होंगे उनका टोटल सम आएगा। यानी कि अगर ये 2 है, इसका 2 ओम रेजिस्टेंस है, इसका भी 2 ओम रेजिस्टेंस है, इसका 3 ओम रेजिस्टेंस है, तो 2 + 2 + 3, ठीक है। यानी कि 7 ओम जो है वो टोटल रेजिस्टेंस आएगा इस सर्किट का। तो हम क्या करते हैं, सबको ऐड कर देते हैं। इज दिस क्लियर रिजा नाश्ता? यस मैम। ओके। तो इसका रेजिस्टेंस हम कैलकुलेशन से फाइंड करते हैं, जिसके अंदर हम एडिशन करते हैं, सारे के सारे रेजिस्टर्स को साथ में ऐड कर देते हैं। अब इसके अंदर एक चीज देखने वाली ये है कि ये सर्किट है हमारा, ठीक है। अब इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है, क्योंकि ये एंड टू एंड कनेक्टेड है आपस में, तो इनका जो पोटेंशियल ड्रॉप आएगा वो इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक के बीच का होगा। हर रेजिस्टर का जो है, सॉरी माय मिस्टेक, यहाँ से लेकर यहाँ तक का एक वो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, क्योंकि यहाँ पे एक एंड है, एक स्टार्टिंग पॉइंट, एक एंडिंग पॉइंट है, राइट। फिर इसका एक अपना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, फिर इसका अपना एक अलग पोटेंशियल डिफरेंस होगा, क्योंकि स्टार्टिंग और एंडिंग अलग है, दोनों के रेजिस्टेंसेस अलग है, राइट। तो इनका पोटेंशियल ड्रॉप जो है वो सबका डिफरेंट आएगा। हो सकता है किसी का सेम भी आ जाए अगर रेजिस्टेंस सेम है तो, बट नॉर्मली व्हाट हैपेंस इज इनका जो पोटेंशियल है वो डिफर कर जाता है। और हमारा जो करंट इसमें फ्लो कर रहा है कंडक्टर में, तो जितना करंट इस वाले रेजिस्टर में से पास होगा, उतना ही करंट इस वाले रेजिस्टर में से पास होगा, और उतना ही करंट जो है इस रेजिस्टर में से पास होगा। यानी कि पूरे सर्किट में मान लो अगर 5 एम्पियर करंट है, तो वो 5 एम्पियर करंट इससे भी पास होगा, इससे भी पास होगा, और इससे भी पास होगा, यानी कि तीनों से पास होगा। आ रही है बात समझ? जितना भी पूरा सर्किट में करंट होगा वो हर एक रेजिस्टर से पास होगा। अब हमने रेजिस्टर को नाम दे दिया R1, R2, R3। उसका R1 का हमने पोटेंशियल डिफरेंस का नाम दे दिया V1, R2 के पोटेंशियल डिफरेंस का हमने नाम दे दिया V2, और इसी तरीके से इसको दे दिया हमने V3, डिफरेंशिएट करने के लिए कि हमारा पोटेंशियल डिफरेंस 1 2 3 एज इट इज है, राइट। तो अब हमने देखा हमारे पास 3 रेजिस्टर आ गए, R1, R2, R3, जो कि कनेक्टेड है सीरीज के अंदर। पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो हमारा V है, ठीक है। R1, R2 और R3, यानी कि R1 के लिए पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, V1, R2 के लिए क्या है, V2,
और R3 के लिए क्या है V3। अब जो करंट है वो तो हमारा सब में सेम फ्लो कर रहा है ना। अब हमें पता है हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस टोटल आएगा वो V1 प्लस V2 प्लस V3 से आएगा, यानी कि तीनों को टोटल कर देंगे तो ओवरऑल पोटेंशियल डिफरेंस हमें मिल जाएगा। Yes, तो ma'am. अगर हम ओम्स लॉ के अंदर इसकी वैल्यूज को पुट करते हैं तो V1 हमारा क्या होगा, हमें पता है V इज इक्वल्स टू IR फॉर्मूला होता है। अब हम एक एक रजिस्टर का करके उठा रहे हैं, कीप दिस थिंग इन माइंड, हम पूरे सर्किट का एक साथ नहीं ले रहे हैं अभी। अभी हमने सिर्फ एक रजिस्टर का उठाया है R1 का, तो उसका V1 करंट तो सेम था, तो करंट तो I रहा, इसलिए हमने I के साथ 1 नहीं लगाया क्योंकि करंट सब में इक्वली फ्लो कर रहा है। R के साथ 1 लग गया। V2 IR2, V3 IR3। इतनी बात क्लियर हो गई? Yes, ma'am. Riza, you can give me a thumbs up if it's clear. Or either you can write it in the chat box. My voice is not clear. Okay. I am asking you, is this clear till now? Okay. अब हमने R1, R2, R3 ये लिख तो लिए, हमारे सारे रेजिस्टर्स थे। अब जब हम इन रेजिस्टर्स का रेजिस्टेंस निकालेंगे तो हमने उसको डिनोट कर दिया कि हमारा जो टोटल रेजिस्टेंस है उसको हमने RS लिख दिया। अब इस RS का क्या मतलब है, R फॉर रेजिस्टेंस, और ये S जो है हमने सीरीज के लिए बना लिया सो दैट इट विल बी इजियर फॉर अस टू अंडरस्टैंड कि हम रेजिस्टेंस जो निकाल रहे हैं वो किस कॉम्बिनेशन में निकाल रहे हैं। तो हमारा जो फॉर्मूला बना तो V इज इक्वल्स टू IRS, यानी कि करंट तो सब में सेम था तो I जो था हमने सब में से कॉमन निकाल लिया, और V1, V2, V3 सब किसके बराबर था, V के बराबर था। इन सबको रिप्लेस करके हमने V लिख दिया, I जो था वो हमारा कॉमन आ गया, R1, R2, R3 इनका सम क्या है, हमारा पूरा RS बन रहा है, यानी कि RS इज इक्वल्स टू हमारा क्या बन रहा था, R1 प्लस R2 प्लस R3, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। क्योंकि करंट जो था हमारा नॉर्मली सब में सेम ही था तो उसका इफेक्ट जो है वो नलिफाई हो जाता है। और किस तरीके से नलिफाई होता है, यू कैन सी दिस इक्वेशन, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, IRS इज इक्वल्स टू IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। जितना करंट इस पूरे में होगा उतना ही तो करंट इधर भी होगा, क्योंकि करंट तो इक्वली पास करेगा। तो करंट से करंट पूरा कट गया, इफेक्ट नलिफाई हो गया इक्वेशन के अंदर, सर्किट के अंदर नहीं सिर्फ इक्वेशन के अंदर। तो हमारा क्या बच गया, RS, R1, R2, R3, क्योंकि करंट इज सेम, देयर इज नो डिफरेंस। अगर करंट इधर 5 है तो करंट इधर भी 5 ही होगा, पूरा करंट पास होगा उसमें से। ओके तो जो डिफरेंस सीरीज के अंदर आता है, सीरीज कॉम्बिनेशन में डिफरेंस आ जाता है आपका पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से। आपका रेजिस्टेंस जो है वो डिफर करेगा इसके अंदर। दूसरी चीज क्या डिफर करेगी इसके अंदर, आपका पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। और करंट जो है वो क्या है, आपका कांस्टेंट है, यानी कि वो इक्वली फ्लो करेगा। जितना पूरे सर्किट के अंदर करंट होगा उतना ही करंट हर रजिस्टर से पास होगा। तो करंट इज सेम, other things are different. Clear? Yes, ma'am. फिर जब हम पैरेलल कनेक्शन की बात करते हैं तो पैरेलल कनेक्शन में क्या होता है, हम इनवर्स करके लिखते हैं, जैसे 1/R1, 1/R2, 1/R3 निकलता है। ये भी जो है ये भी वैसे ही है, बिल्कुल सम करके ही निकलता है। तो इसको हम RS करके नहीं लिखते, इसको हम R p करके लिख देते हैं।
नाउ यू कैन ऑब्जर्व इट हियर वेरी केयरफुली। अब इसके अंदर क्या है, हमारे आपस में पैरेलल में लगे हुए हैं, ये कुछ इस तरीके से कनेक्ट होता है। इसका डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल्स हैं, लेकिन आपको पता कैसे चलेगा कि ये पैरेलल में कनेक्टेड है कि सीरीज में कनेक्टेड है? तो उसका एक मेन डिफरेंस ये आएगा, एक पॉइंट से आपके बहुत सारे निकल रहे होंगे लाइंस, ठीक है, और वो आपस में रेजिस्टर्स कनेक्टेड होंगे। लेकिन सीरीज में क्या होता है, एक एंड होता है और एक स्टार्टिंग होती है, एक एंड होता है और एक स्टार्टिंग होती है। इसका एंड ये रहा, इसकी स्टार्टिंग ये रही, इसका एंड ये रहा, राइट। तो ये जो है इंडिपेंडेंट है, यानी कि ये पैरेलल में कनेक्टेड है। इज दैट ओके? या तो अब इसमें देखो क्या हो रहा है, R1 R2 R3 हमारा तीनों अलग अलग है, तीनों का रेजिस्टेंस अपने में कुछ कुछ होगा। अब करंट जा रहा है, करंट यहाँ से बैटरी से चलना शुरू किया, करंट ये फ्लो करा, यहाँ तक आया, अब यहाँ पर आके रुक गया। क्यों रुका? अब थोड़ा सा करंट इधर जाएगा, थोड़ा सा करंट सीधा जाएगा, थोड़ा सा करंट नीचे वाले वायर में भी आएगा। तो इसमें से कुछ करंट, थोड़ा सा करंट निकला, इसमें से थोड़ा सा निकला, इसमें से थोड़ा सा निकला। अगर मान लो पूरे सर्किट में 5 एम्पियर करंट था, तो वो पूरा 5 इन तीनों में नहीं गया, उसमें से कुछ हिस्सा R1 में गया, कुछ हिस्सा R2 में गया, कुछ हिस्सा R3 में गया। ये बात समझ में आई? Yes, ma'am. Riza, you can give me a thumbs up if it's clear to you. Yeah, okay. तो ये हमारी है कनेक्शन पैरेलल में, लेकिन क्योंकि स्टार्टिंग ये है, एंडिंग ये है, पोटेंशियल डिफरेंस जो भी मेजर हो रहा है ये एक्स वाई के अक्रॉस मेजर हो रहा है। वहां पर जो पोटेंशियल डिफरेंस था, आई विल शो यू अगेन, यहाँ पे जो हम पोटेंशियल डिफरेंस नाप रहे थे वो ए से लेकर बी के बीच का नाप रहे थे, राइट, जिसके अंदर हर किसी का अलग अलग आ रहा था। लेकिन इसके अंदर क्या है, पैरेलल में हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा वो सब में सेम रहेगा। सीरीज के अंदर आपका करंट सेम था, पैरेलल के अंदर आपका पोटेंशियल सेम है। पैरेलल के अंदर आपका करंट वेरी कर जाएगा, आपका पोटेंशियल वेरी नहीं करेगा। इज दिस क्लियर? ओके, सेम डेरिवेशन इसका भी ओम्स लॉ से निकल कर आता है। ओके, तो इसका फॉर्मूला बन जाता है 1/RP। ये स्मॉल p हमने लिखा है किस लिए, पैरेलल को डिनोट करने के लिए। 1/R1 1/R2 1/R3। इसका जो आंसर आएगा वो फ्रैक्शन की फॉर्म में आएगा, राइट। फिर मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए थे जिसके अंदर रेजिस्टेंस निकालना था, तो इतने हम रिजा के रिजा, you try solving these. You can note down the formula first. फॉर्मूला लिख लो, सीरीज का तो याद हो गया होगा, RS इज इक्वल्स टू R1/R2, वो सॉरी R1 प्लस R2 प्लस R3, और पैरेलल में 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, दिस वन you can just note it down and then try these sums and then you can send me on WhatsApp. Meanwhile, we will be checking Astha's answers and then we will be moving forward to the next part of the chapter. Riza, once you note it down, just let me know. I will just open my Gmail then. Just note it down quickly. Yeah. ओके, तो मैं इतना आस्था का खोल लेती हूँ। आस्था कौन से वाले अकाउंट पे भेजा था?
should I share the screen? I've opened it. नहीं ठीक है, मैं I will just see to it. Okay, ma'am. Okay. These are the four homework questions which you gave me earlier. Sorry. These are the homework questions which you Yeah, I got it. Yeah, I got it. I know this one. Okay, this is also fine. Good. Okay. Okay. Good. Good. Okay. Very good. All are correct. Riza, once you are done, just let us. Okay, Riza has left the meeting. No problem. Because of our network issues, there are connection issues with her. Let's wait for her. Riza, once you are done, just give me a message. Okay? And she's connecting to audio. She can't hear you right now. Yeah. I have seen it. Yeah, Riza, can you hear me now? Once you are done, you can just give me a thumbs up, okay? I will just see to it and then I will start with the next part. Meanwhile, Astha, you can note down some disadvantages which I am writing here. Okay? It will help you out. Okay, Riza.
Okay. Can we start, Riza, if you are done? Okay. So now we have seen how we connect circuits, resistors in parallel or in the series connection. Now we are going to see certain advantages and disadvantages of these circuits. What circuit, which circuit is beneficial for us and which is not beneficial for us. So when we talk about the series circuit, hold on. Hmm. तो डिसएडवांटेजेस जो है वो हमारे सीरीज सर्किट के ये निकल कर आते हैं कि जब हमारे वो सीरीज में एंड टू एंड कनेक्टेड है, आपस में सारी जो रजिस्टर्स हैं आपस में कनेक्टेड है। अगर हम एक ऐसी चीज अज्यूम कर लें, ये जो रजिस्टर्स हैं ये हमारे अप्लायंसेस हैं, जो कि एक्चुअली में हमारे अप्लायंसेस ही होते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, अब हमारा एक अप्लायंस दूसरे अप्लायंस से अगर कनेक्ट हो जाए तो अगर एक में भी खराबी आएगी तो हमारे सारे अप्लायंसेस चलने बंद हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारा जो एक अप्लायंस है वो तो कनेक्टेड है दूसरे से। अब पहला वाला ही खराब हो गया तो करंट तो आगे फ्लो करेगा ही नहीं, तो हमारे बाकी के अप्लायंसेस भी वर्क नहीं करेंगे। तो इसमें यही सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही निकल के आता है कि अगर एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंस जो है किसी डिफेक्ट की वजह से काम ना करे तो सारे जो दूसरे अप्लायंसेस उसके साथ सीरीज में होते हैं दे ऑल्सो स्टॉप वर्किंग। फिर क्या होता है, अब उन सारे अप्लायंसेस का सिर्फ एक स्विच होगा, यानी कि मान लो एक रजिस्टर मेरा फ्रिज का है, एक जो है मेरी ट्यूबलाइट है, एक मेरा एसी है, एक मेरा टीवी है, मेरे 4 रजिस्टर हैं जो मैंने सीरीज में लगा दिए। अब मान लो मेरी ट्यूबलाइट खराब हो गई तो फ्रिज अगर मेरी चल गई, ठीक है, ट्यूबलाइट मेरी खराब हो गई तो बाकी चीजें और मेरे पास नहीं होंगे, मेरा एसी और टीवी नहीं चलेगा, ठीक है। और मान लो अब मैं कहीं बाहर जा रही हूँ, मुझे एसी बंद करना है, अभी सारे मैंने तो सीरीज में कनेक्ट कर दिए, अगर मैं एसी के लिए स्विच बंद करूंगी तो मेरी फ्रिज भी बंद होगी, मेरा टीवी भी बंद होगा, मेरी लाइट भी बंद होगी, ठीक है। तो आप टर्न ऑफ नहीं कर सकते सेपरेटली क्योंकि उनका जो स्विच होता है वो एक ही होता है। ये दूसरा ड्रॉबैक है सीरीज कॉम्बिनेशन का। तीसरा ये आता है कि उन तीनों को सेम वोल्टेज नहीं मिलेगा, जैसे कि हमने देखा कि उनका जो पोटेंशियल डिफरेंस था वो अलग अलग था, तो किसी में कुछ जाएगा, किसी में कुछ जाएगा, कुछ अमाउंट जाएगा, किसी में कुछ अमाउंट ऑफ वोल्टेज जाएगा, तो सब में इक्वल वोल्टेज नहीं जाएगा। जो हमारे घरों में नॉर्मली वोल्टेज सप्लाई है दैट इज 220 वोल्ट, अगर उससे कम वोल्ट आता है तो ऐसा होता है हमारे कभी कभार अप्लायंसेस खराब हो जाते हैं कम या ज्यादा वोल्टेज आने की वजह से। तो नॉर्मल हमारे घरों में वोल्टेज आता है वो कितना होता है, 220 वोल्ट, ठीक है। अब क्या होता है, चौथा ड्रॉबैक ये रहता है कि अब हमारा जो करंट है वो तो फ्लो कर रहा है सर्किट के अंदर। अब मान लो 5 एम्पियर करंट था, अब वो 5 एम्पियर करंट जो है वो फ्रिज में भी जा रहा है, वो 5 एम्पियर करंट जो है उसको मेहनत करनी पड़ रही है वो भी चलाने के लिए, क्या कहते हैं, ट्यूबलाइट, उसी को मेहनत करनी पड़ रही है टीवी चलाने के लिए, सेम करंट है। तो क्या होगा, पावर सप्लाई जो है, करंट का जो पावर सप्लाई हो रहा है वो एक तरीके से लो हो गया, ठीक है। अमाउंट सेम है लेकिन उसका जो एनर्जी लेवल है वो लो हो गया, राइट। तो हमारा जो रेजिस्टेंस होता है वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है, राइट। तो ये हमारे 4 ड्रॉबैक्स थे सीरीज सर्किट के। अभी तक पैरेलल सर्किट का कोई ऐसा डिसएडवांटेज हमारे सामने नहीं आया है, जबकि इसको देखते हुए हमें ये लगता है कि हमारे लिए एडवांटेशियस है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने पैरेलल में लगाया है, अगर एक अप्लायंस, जस्ट अ सेकेंड, लेट हर ज्वाइन। तो अब एडवांटेजेस निकल के आते हैं हमारे पैरेलल सर्किट के, कि अब अगर हमारा एक अप्लायंस ने काम करना बंद कर दिया, हमारे बाकी ये सारे काम करेंगे। क्यों? क्योंकि उनका तो सबका स्विच भी अलग है। तो दूसरा फायदा हमारे पास यही हुआ
कि हमारे स्विचेस भी अलग हैं उसके लिए, और हमारा जो है करंट भी एज सच कोई हमारा रेजिस्टेंस नहीं बढ़ रहा, कुछ नहीं हो रहा, और हमारे सारे इंडिपेंडेंटली वर्क कर सकते हैं। अगर मेरी सिर्फ फ्रिज खराब हुई है तो मेरा टीवी, एसी और ट्यूबलाइट बिल्कुल सही काम करेगा। सिर्फ फ्रिज काम नहीं करेगी, उसको मैं रिपेयर करा लूंगी। तो ये फायदा होता है पैरेलल सर्किट्स का। और हमारे घरों में आपने देखा होगा कि हर लाइट का एक अलग स्विच होता है ना? Yes, क्यों होता है? टू अवॉइड दिस थिंग, कि अगर कुछ चीज खराब हो जाए तो हमारी दूसरी चीज अफेक्ट ना हो। इसलिए हमारे जितने भी सर्किट्स होते हैं घर के अंदर, जितनी भी वायरिंग होती है, वो सारी पैरेलल कॉम्बिनेशंस में करी जाती है। सबका स्विच अलग होता है, सबके रेजिस्टेंस अलग होते हैं, कोई कितना पावर सप्लाई लेता है, कोई कितना पावर सप्लाई लेता है। और अगर हमें कुछ चीज बंद करनी है तो हम उसको इंडिपेंडेंटली बंद भी कर सकते हैं। इज दैट ओके? yes, ma'am. Then we have talked about the heating effect of electric current. अब हीटिंग इफेक्ट में हमने क्या पढ़ा था कि हीटिंग क्या है? गर्माव पैदा होना। एक ऐसा इफेक्ट आ रहा है इलेक्ट्रिक करंट की वजह से कि चीजें हीट अप हो रही हैं, गर्म हो रही हैं। जब हम किसी भी चीज की बात करें, मैं ट्यूबलाइट का एग्जांपल लेती हूँ। ट्यूबलाइट थोड़ी देर जला लो, उसके बाद बंद करके टच करोगे, गर्म हो रही होगी। भाई गर्म कैसे हो गई? अब हम ये कह रहे हैं कि लाइट जो जल रही है, ये जो हमें मिल रही है करंट की वजह से, उसका जो इफेक्ट आ रहा है वो यही है कि वो हीट अप हो जाएगी, तभी वो लाइट जल भी रही है। राइट? तो हमारा क्या है बेसिकली, ये रिजल्ट है आप कह सकते हो, क्योंकि हमारा जो रजिस्टर है उसके अंदर अप्लायंस के, वो जो है जब करंट फ्लो होता है तो वो हीट होने लगता है, जिसकी वजह से हमारे अप्लायंसेस गर्म हो जाते हैं। कॉज क्या है इसका, किस वजह से होता है? इलेक्ट्रिक करंट जनरेट्स हीट। इलेक्ट्रिक करंट जो है वो खुद ब खुद हीट को पैदा करता है। किस लिए? टू ओवरकम द रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस को कम करने के लिए, उसको उससे लड़ने के लिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा करंट कंडक्टर से पास हो। अब जितना अच्छा कंडक्टर का रेजिस्टेंस होगा, उतना ज्यादा वो हीट अप जल्दी होगा, है ना? क्योंकि उसको तो रेजिस्टेंस को कम करना है ना। करंट क्या कर रहा है? अपने आप को ज्यादा करने के लिए रेजिस्टेंस को जब वो कम करेगा तो कैसे करेगा? पहले वो गर्म होना शुरू होगा। करंट करंट ने हीट प्रोड्यूस करनी शुरू करी। अब वो हीट प्रोड्यूस होने की वजह से क्या हुआ? रेजिस्टेंस जो हुआ वो कमजोर पड़ता गया, और उसके अंदर हायर हीट पैदा होती गई, और करंट जो है वो ज्यादा अमाउंट में फ्लो करता रहा। ठीक है? Yes, ma'am. तो इलेक्ट्रिक करंट क्या कर रहा है? हायर अमाउंट ऑफ एनर्जी को, यानी कि हायर अमाउंट ऑफ हीट को प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है? जैसे कि Yes, हमारे कुछ अप्लायंसेस हैं, जैसे इलेक्ट्रिक आयरन, इलेक्ट्रिक हीटर, इलेक्ट्रिक गीजर, सब इसी प्रोसेस पे आप कह सकते हो, या इसी फैक्ट के ऊपर डिपेंडेंट है। फिर हमने जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग पढ़ा था, जो कि हम बहुत पहले कर चुके हैं। वर्क डन इज इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज। वर्क डन क्या है? ओके, लेट्स वेट फॉर लिजा, शी हैज अगेन मिस्ड। Yes, Riza. So we are going to start Joule's law of heating. Joule's law of heating को हम पहले कर चुके हैं, ठीक है? बस इसको मैं थोड़ा और दोबारा से डिटेल में बता रही हूँ। Joule's law of heating का फॉर्मूला है वर्क डन इज इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस मल्टीप्लाई बाय चार्ज। वर्क डन क्या है? कि हमने कितनी मेहनत करी, क्या एनर्जी लगी, किस चीज में,
किस चीज में एनर्जी लगी, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में, करंट को पास कराने में। तो वो किस चीज पर डिपेंड करेगा कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना था और चार्ज कितना था उसके अंदर। उसी चीज पर तो डिपेंड करेगा कि भाई कितनी मेहनत करनी पड़ेगी मुझे, कि कितना पोटेंशियल डिफरेंस है और कितना चार्ज है। ज्यादा होगा तो ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, कम होगा तो कम मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है। और वर्क डन की यूनिट जूल्स होती है। अब हमें पता है कि जो हमारा चार्ज फ्लो कर रहा है किसी भी सर्किट में, वो एक पर्टिकुलर टाइम में कर रहा है, टाइम टी है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि उसकी जो ताकत है, उसकी जो पावर है इसको पास ऑन कराने की, वो ऐसा हो सकता है कि वो वर्क डन अपॉन में टाइम, यानी कि वो कितनी मेहनत कर रहा है, कितने टाइम उसको लग रहा है, वो उसकी पावर है, वो उसकी शक्ति है। उसकी मेहनत जो है वो किसके बराबर है, कि कितना पोटेंशियल डिफरेंस और कितना चार्ज है, तो उसको उस हिसाब से मेहनत करनी है, तो वो वर्क डन आ गया। अब वो कितनी मेहनत करेगा या वो कितनी मेहनत कर सकता है, वो किस पर डिपेंड करेगा कि उसकी पावर कितनी है, राइट। तो उसकी Yes. शक्ति कितनी है, उसका फॉर्मूला क्या बन गया, वर्क डन अपॉन टाइम। क्यों, कि वो कितनी देर में कितनी मेहनत कर सकता है, वही तो उसकी शक्ति। भाई मैं 1 घंटे में 3 काम कर सकती हूँ, वो मेरी पावर है। ठीक है। तो पावर को अब हमने क्या करा यहाँ पे इस इक्वेशन में, व्हाट वी हैव डन, हमने इसकी वैल्यूज को खोल के लिखना शुरू करा। हमें पता है वर्क डन को हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस मल्टीप्लाई बाय चार्ज। टाइम का टाइम हमारा एज इट इज रहा। अब ये v मल्टीप्लाई बाय क्यू, भाई ये तो करंट का फॉर्मूला था, याद आया, करंट इज इक्वल्स टू ओम्स लॉ से। तो हमने इसको रिप्लेस करना शुरू किया q बाय टी को। दिस q बाय टी जो है हमारा करंट आ गया। तो इस करंट को जब हमने प्लेस किया, पोटेंशियल डिफरेंस रहा q बाय टी की जगह, यानी कि चार्ज अपॉन टाइम की जगह हमारा करंट आ गया कि कितना चार्ज कितने टाइम में मूव कर रहा है। वही हमारा 1 एम्पियर करंट कहलाता था कि 1 कूलम चार्ज अगर 1 सेकंड में पास ऑन हो रहा है तो 1 एम्पियर करंट है ना। तो हमने वहां से उसको रिप्लेस कर दिया और फॉर्मूला हमारा बन गया पावर इज इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस मल्टीप्लाई बाय करंट। जब हम हीट निकालते हैं, सिंस इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो एक पर्टिकुलर टाइम के लिए सप्लाई होती है, तो हमने क्या करा, इसको टाइम से मल्टीप्लाई कर दिया। ये हमारा मैथमेटिकल कंडीशन है कि अगर हम LHS यानी कि लेफ्ट हैंड साइड पे अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें, 3 से करें, 4 से करें, किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें, तो हमें सेम नंबर को दूसरी साइड यानी कि RHS साइड, राइट हैंड साइड पे भी मल्टीप्लाई करना पड़ता है इक्वल टू के, ताकि वो बैलेंस हो जाए और इक्वेशन पे इफेक्ट ना पड़े। तो यहाँ पे इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हमने क्या करा, पावर इज इक्वल्स टू वोल्टेज इनटू करंट में हमने क्या करा, इस पावर के साथ भी हमने टाइम को मल्टीप्लाई कर दिया और VI के साथ भी हमने पावर टाइम को मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या हुआ, हमारा पावर का फॉर्मूला बन गया VIT। अब ये VIT हमारा कुछ नहीं है, दिस VIT इज हीट। क्यों, क्योंकि ये हमारा वो स्टेडी करंट है, वो करंट है जो एक पर्टिकुलर टाइम के लिए है, ये पूरे टाइम के लिए नहीं है। जितनी देर हमने अप्लायंस चलाना है उतनी देर हीट प्रोड्यूस होगी, है ना, उसके अलावा तो हीट प्रोड्यूस होगी ही नहीं हमारी। तो ये स्टेडी करंट है हमारा, ये हमेशा नहीं रहेगा। फिर हमने अब हमारा हीट का फॉर्मूला क्या बन गया, VIT। अब हम ओम्स लॉ को देखेंगे तो V इज इक्वल्स टू IR होता है, H इज इक्वल्स टू IR, क्योंकि V को हमने यहाँ से रिप्लेस कर दिया IR से, और IT तो हमारा था ही था, सिर्फ हमने अभी V को रिप्लेस किया था IR से, तो IT हो गया। अब एक आई हमारा इधर है, एक आई हमारा इधर है, 2 आई हो गए, तो ये आई स्क्वायर हो गया। ये नीचे लगा हुआ है, ऊपर लगेगा वैसे ये, ठीक है। तो आई स्क्वायर RT। तो हीट का फॉर्मूला क्या बन गया, हमारी हीट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ट्वाइस द करंट, यानी कि पूरे सर्किट में जितना भी करंट है उसका डबल कर दो, उसका स्क्वायर कर दो, ठीक है, उसके रेजिस्टेंस के और कितने टाइम में हो रहा है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इज दिस क्लियर? Yes, ma'am. Alia, just wait for 10 minutes more. We are waiting for other students to join and then we will start after that. Okay?
तो हम देख सकते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या कह रहा है. इट स्टेट्स दैट हीट प्रोड्यूस्ड इन अ रेजिस्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द करंट. ये स्क्वायर ऑफ द करंट के बराबर है गिवन टू द रेजिस्टर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस के भी for a given current and directly proportional to the time for which current is flowing through the resistor. और कि उस करंट जितने टाइम के लिए फ्लो हो रहा है उसके लिए भी हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. इलेक्ट्रिक बल्ब की जब हम बात करते हैं तो इलेक्ट्रिक बल्ब जो लाइट देता है वो हीटिंग की वजह से देता है, ठीक है. और जनरली जो उसका फिलामेंट होता है वो एक टंगस्टन मेटल का बना होता है जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हाई होता है, विच इज इक्वल टू 3380 डिग्री सेल्सियस. यानी कि जब इतनी हीट उसके अंदर उसको दी जाएगी तब वो जाके मेल्ट होगा, उससे पहले मेल्ट नहीं होगा. फिर हमारी इलेक्ट्रिक आयरन है जो कि एलॉयज से बनी होती है, उनका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है. इलेक्ट्रिक गीजर का इलेक्ट्रिक गीजर में भी होती है क्योंकि हम उनको ज्यादा हीट करते हैं. तो हम ऐसी चीजें लेते हैं. एलॉयज क्या है, बेसिकली आपके मेटल्स और नॉन मेटल्स का कॉम्बिनेशन है जो कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं, दैट आर एलॉयज. ओके. फिर हम इलेक्ट्रिक फ्यूज की बात करते हैं. हम फ्यूज क्यों लगाते हैं, बेसिकली हमारी प्रोटेक्शन के लिए है, ठीक है, ताकि कभी ऐसा हो जाए वोल्टेज भाई हाई हो जाए, लो हो जाए, तो उससे क्या होगा, हमारे अप्लायंसेस पे इफेक्ट पड़ेगा. तो हाई वोल्टेज अगर आता है तो इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या करता है, ये मेटल का बना होता है या एलॉय का बना होता है, जैसे कि एल्यूमिनियम हो गया, कॉपर, आयरन, लेड एक्सेट्रा, बहुत सारे टाइप के मेटल्स का बनता है. तो अगर इन केस अगर करंट का जो वोल्टेज का जो फ्लो आ रहा है वो बहुत ज्यादा हाई हो गया तो हमारा जो फ्यूज वायर होता है ना वो मेल्ट हो जाता है. तो उससे क्या होता है, हमारी जो है एमसी डाउन हो जाती है. कहते हैं ना फ्यूज उड़ गया था भाई, वोल्टेज ज्यादा हो गया, तो उससे क्या होता है हमारे पूरे घर में जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी होती है वो सब शट डाउन हो जाती है फ्यूज वायर के मेल्ट होते, जिससे कि हमारी सारी वायरिंग बच जाती है. अगर हमारे घर में फ्यूज ना हो तो क्या होगा, वो सारा क्या होगा उसके अंदर हमारे अप्लायंसेस में आ जाएगा, बहुत सारे अप्लायंसेस हमारे खराब हो जाएंगे. और घर में बहुत बार ऐसा होता है कि आग भी लग जाती है. तो हमारे पास बहुत तरीके के डिफरेंट डिफरेंट एम्पियर्स के हमारे पास फ्यूज आते हैं. 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर टिल 10 एम्पियर. ये सारे हमारे घरों के लिए यानी कि डोमेस्टिक पर्पस के लिए, ठीक है. फिर है एक न्यूमेरिकल मैंने रखा है एग्जाम्पल के लिए. मान लो इलेक्ट्रिक हीटर इतना वर्क डन कर रहा है 1000 का एट 220 वोल्ट, ठीक है. तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा सर्किट में, हमें पता है P इज इक्वल्स टू वी आई होता है फॉर्मूला. तो हमने इसको मॉडिफाई कर लिया, I इज इक्वल्स टू P अपॉन V. यहाँ से हमने एम्पियर निकाल दिया तो उसका एम्पियर कितना करंट था 4.5. जब इसको हम सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकली तो उससे हमें पता चल जाएगा. तो अब क्या होगा, अगर हमारे उस हीटर में 5 एम्पियर से करंट ज्यादा आ गया तो हमारा जो है इलेक्ट्रिक हीटर खराब हो जाएगा. SI unit of power is watt. Okay, WATT watt. 1 watt is equals to 1 volt multiplied by 1 ampere. Work done is equals to voltage multiplied by current. बस इसी से हमारा यूनिट बना है वॉट. ओके. 1 किलोवाट इज इक्वल्स टू 1000 वॉट. 1 किलोवाट के अंदर 1000 वॉट होते हैं, ये यूनिट याद रखना. 1 किलोवाट इज इक्वल्स टू 1000 वॉट. It will help you in the numericals. जनरली जो कंजम्पशन हो रही है इलेक्ट्रिसिटी की वो हम किलोवाट में मेजर करते हैं, जिसको हम जब हमने किलोवाट की बात करी तो यहाँ पे हमने टाइम जो था उसको एज सच मतलब हमने मिनट्स में भी ले सकते हैं, लेकिन जब हम किलोवाट की बात करते हैं तो वो हमारी पर आवर के हिसाब से निकलती है. जब हमारा बिजली का बिल आता है तो वो हमारा किलोवाट आवर में निकल के आता है कि हमने 1 घंटे में कितनी किलोवाट एनर्जी जो है वो कंज्यूम करी है. तो आप इधर देखिए, हमें पता है 1 किलोवाट 1000 वॉट के बराबर होता है, मल्टीप्लाई बाय 1 आवर इज इक्वल्स टू 1 यूनिट. ये हमारी स्टैंडर्ड यूनिट है, ठीक है. 1 किलोवाट इज इक्वल्स टू 1000 वॉट मल्टीप्लाई बाय 1 आवर. ये हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन है जिसकी मदद से कैलकुलेशन की जाती है.
तो अगर हमें एक यूनिट निकालना हो कि कितना उसमें एनर्जी है बेसिकली, तो हम देख सकते हैं 1000 वाट। और एक आवर में कितने सेकंड होते हैं, क्योंकि करंट किस में फ्लो कर रहा है, मेरी बात ध्यान से सुनो, करंट किस में फ्लो करता है, पर सेकंड के हिसाब से फ्लो करता है चार्ज, है ना। तो Yes, ma'am. हमने इसको क्या करा, सेकंड में कर लिया, 1 आवर इज इक्वल टू 3600 सेकेंड्स। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, लाइक हमने डेसिमल को हमने पढ़ा है बहुत अच्छे से, तो हमने 3 के बाद डेसिमल पॉइंट लगा दिया, 3.6, 1 2 3 4 5, और क्योंकि हमने एक डेसिमल शिफ्ट किया है तो 6, तो 3.6 इंटू 10⁻⁶ वॉट पर सेकेंड हमारी क्या आ गई, वर्क डन, कि 1 किलोवाट में इतने जूल एनर्जी होती है, इतनी मेहनत होती है, 1 किलोवाट में इतना कंजम्पशन होता है। इतनी बात क्लियर हुई Yes, ma'am. रिजा? देखो नहीं समझ में आया तो दोबारा पूछ लेना, कोई ऐसी बात नहीं, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगी। कोई मैं ये वाला जो आज मैंने नया टॉपिक लिया है, इसको हम कल भी दोबारा रिवाइज करेंगे ताकि हमारा पक्का हो जाए, ठीक है। इन केस अगर कोई डाउट होगा तो वो भी हम ले लेंगे। फिर कंडक्टर की हम बात कर चुके हैं, इंसुलेटर की बात कर चुके हैं, हम इलेक्ट्रिक करंट की बात कर चुके हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात कर चुके हैं, ओम्स लॉ की बात कर चुके हैं, ये सारा रेजिस्टेंस वगैरह पैरेलल का ये सारा हमने कर लिया है, पावर का हमने कर लिया है, डेरिवेशन आपका नहीं आएगा, ठीक है। Yes, ma'am. बस एक बात ध्यान में रखना कि करंट रेटिंग ऑफ इलेक्ट्रिक अप्लायंस क्या होता है, कि कितना मैक्सिमम करंट एक अप्लायंस ले सकता है कि वो डैमेज ना हो, मैक्सिमम पॉइंट कि वो डैमेज ना हो, वो उसकी क्या कहलाती है, करंट रेटिंग ऑफ इलेक्ट्रिक अप्लायंस। विद दिस योर चैप्टर इज completed, and from the next class we will revise a topic if you want, and we will start with acid bases and salts as Asta has told me. Riza, you are free to tell me इसके बाद आप एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स करना चाहोगे कि कोई दूसरा चैप्टर करना है? Riza, you can write it in the chat box. I am waiting. Life processes. Astha, are you okay with life processes? Just check the syllabus. I think it's in second term for me. Okay. So it's in second term for you. Just I let think me know on ma'am, WhatsApp. Yes, ma'am. Just let me know on WhatsApp. Talk to Iza and decide among yourselves which chapter you want me to take first, and you can just tell me the chapter you want to take next so that I can prepare the notes for it. Okay? आप दोनों आपस में बात कर लो और उसके बाद डिसाइड कर लो कि लाइफ प्रोसेस करना है कि एसिड बेसिस करना है। आई एम ओके विद एनी ऑफ द चैप्टर, ओके। and I have already shared the notes with you all. So if there is any problem, there are certain things which are vast. लेकिन आपको पता है कि मैंने आपको कितना पढ़ाया है इसके अंदर, तो आपको सिर्फ उतना ही करना है. We will be doing some numericals. I will be sharing it with you. ठीक है, मैं एक बार एनसीईआरटी में चेक करूंगी what numericals are there. Okay, and then we will be doing numericals, and then we will be starting the new chapter in the next class. Is that okay? Yes, ma'am. Okay. Bye bye. Astha and